नमस्कार। एग्जाम क्रैकर के लाइव क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं आप लोग के समक्ष उपस्थित हूं यूपी कांस्टेबल का रीजनिंग का क्वेश्चन लेकर। ठीक है ना। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि आज प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है, लेकिन एक जैसे मैं आपके सामने एक मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा और आगे जो भी क्लासेस रहेंगे सब प्रीवियस ईयर के रहेंगे। तो थोड़ा सा क्लास शुरू करने से पहले कुछ चीजें आपको समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे आप जान रहे हैं कि लगभग 33,000 पदों पर भर्ती निकली है, ठीक है, और 20 लाख से ऊपर फॉर्म अभी तक भरे जा चुके हैं। ठीक ना। मानना यह है कि 30 लाख तक जा सकता है फॉर्म का, है ना, फॉर्म की संख्या जा सकती है। ठीक है। तो आपको बता दें, कई लोग इस टेंशन में है कि भाई इतने फॉर्म भरे गए हैं, हम कैसे तैयारी करें, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, है ना। तो आपको मैं बता दूं कि ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कई लोग तो ऐसे होते हैं, जान लीजिए देखा देखी फॉर्म भरते हैं कि हमारा मित्र भरा है फॉर्म तो हम भी फॉर्म भर देते हैं। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे, मतलब कुछ लोग दिखावे में करते हैं, कुछ लोग मित्र के कहने पर भर देते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फॉर्म तो भर दिया, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करते। ठीक ना। तो आपको ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस अपना पढ़ाई करिए। ठीक ना। और जहां तक आपको बता दूं, एक अनुमान के तहत बता दें तो कम से कम समझ लीजिए कि एक सीट पर 90 लोगों की लड़ाई होगी, और समझ लीजिए 90 लोगों में से सीरियस वाले बहुत कम लोग होंगे। ठीक ना। तो आप सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। जो भी क्लासेस चलेंगे बहुत बेहतर तरीके से चलेंगे। मैथ्स का भी क्लास मैं शुरू करूंगा, यूपीपी कांस्टेबल का। ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले मैं आप शुरू करता हूं रीजनिंग का क्लास। रीजनिंग के क्लास से सभी लोग जुड़ जाएं। क्लास को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए, जिससे हमको भी पढ़ाने में काफी उत्साह मिलेगा, और आप भी पढ़ेंगे तो आपको जरूर लाभ होगा। ठीक ना। तो चलिए बढ़ते हैं। रीजनिंग के जो क्वेश्चन है ध्यान देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र किताब, पृष्ठ, पैराग्राफ के बीच संबंध दर्शाता है। ठीक ना। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र किताब, पृष्ठ और पैराग्राफ। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो किताब होती है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा कि जो किताब होता है, किताब में आप अच्छी तरह जानते हैं किताब में पृष्ठ होता है, ठीक ना, जिसको हम पेज बोलते हैं। ठीक ना। और पेज के अंदर क्या होता है बताइए। पेज के अंदर कुछ लिखेंगे, मान ली पैराग्राफ होता है, उसमें क्या होता है बताइए, पैराग्राफ। ठीक है। तो सबसे पहले ये बताइए कि किताब के अंदर पृष्ठ है, ठीक ना, किताब के अंदर, यानी किताब को जब खोलेंगे तो, ठीक ना, किताब के अंदर यानी एक पन्ने में आप जानते हैं 2 पृष्ठ होते हैं, ठीक ना, और उस पृष्ठ के अंदर क्या होता है बताइए, उस पृष्ठ के अंदर पैराग्राफ होता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि किताब वाला सर्किल सबसे बड़ा, यानी कि किताब के अंदर क्या हो जाएगा बताइए, किताब के अंदर पृष्ठ। ठीक है। किताब के अंदर क्या हो जाएगा बताइए, पृष्ठ, और पृष्ठ के अंदर क्या आ जाएगा बताइए, पैराग्राफ। यानी कौन सा होगा फिगर आपका, फिगर हो जाएगा इसका पहले नंबर का ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर ए। तो जैसा कि आपने देखा, ये आपका वेन डायग्राम पे स्थित था, यानी सबसे बड़ा समूह किताब वाला है, यानी जो समुच्चय है उसके अंदर पृष्ठ होगा, फिर उसके अंदर पैराग्राफ, यानी पहले नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा कि नीचे दिए गए चित्र को ध्यान पूर्वक देखिए और उस क्षेत्र को जानिए जो ऐसे बुद्धिमानों को दर्शाता है जो संयमी नहीं है परंतु क्या है, शिक्षित है। ठीक ना। जो संयमी नहीं है लेकिन क्या है बताइए, शिक्षित है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ये वाला जो सर्किल है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो सर्किल है बुद्धिमान को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है बताइए, बुद्धिमान को। ठीक है। ये सर्किल जो है शिक्षित को शो करता है, यानी इस समूह में शिक्षित लोग हैं, यानी इस समुच्चय में। ठीक ना। और यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर कौन है बताइए, संयमी लोग हैं। कौन से लोग हैं बताइए, संयमी, यानी इस वृत्त में संयमी लोग हैं। ठीक। अगर हम बात करें, देखिए इस सर्किल के अंदर ये जो एक है, एक वाला केवल बुद्धिमान को शो करता है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति है जो केवल बुद्धिमान है। 4 जो शो करता है केवल शिक्षित को, या 7 जो है केवल संयमी को प्रदर्शित करता है। 3 की बात करें तो तीनों में है, ठीक ना, 3 ऐसे व्यक्तियों को शो करता है जो बुद्धिमान भी हैं, शिक्षित भी हैं और संयमी हैं। ठीक है। 6 की बात करते हैं, 6 किसको दिखाता है, 6 बुद्धिमान और संयमी को दिखाता है जो कि शिक्षित नहीं है। 5 की बात करें, 5 शिक्षित वाले सर्किल में है, संयमी वाले सर्किल में है, लेकिन बुद्धिमान में नहीं है। इसका मतलब 5 जो है शिक्षित है, संयमी है, लेकिन बुद्धिमान नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, ऐसे बुद्धिमानों को दर्शाता है जो संयमी नहीं है परंतु शिक्षित है। तो हमको ऐसी संख्या ढूंढनी है, ध्यान दीजिएगा, जो बुद्धिमान में हो, शिक्षित में हो, संयमी में ना हो। ठीक है। तो चलिए ध्यान देते हैं यहाँ पे
कि जो बुद्धिमान में हो और किसमें हो, शिक्षित में हो। तो देखिए यहाँ पे दो जो है यहाँ पे संख्या किसमें है बताइए, बुद्धिमान में है, शिक्षित में है, लेकिन संयमी में नहीं है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 2 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो जैसा कि आपने देखा इसका आंसर हो जाएगा बताइए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नीलम यादव जुड़ गई हैं, गुड आफ्टरनून, खूब खुश रहिए। क्लास को नीलम ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे दी गई आकृति में त्रिभुज सांसदों को दर्शाता है, वर्ग मंत्रियों को दर्शाता है और वृत्त जो है महिलाओं को दर्शाता है। कौन सा भाग ऐसे सांसदों को दर्शाता है जो मंत्री भी है और महिलाएं भी। मतलब ये हुआ कि हमको ऐसा अक्षर ढूंढना है जो सांसद वाले फिगर में भी आ जाए, मंत्री वाले फिगर में भी आ जाए और महिलाओं वाले फिगर में भी आ जाए। ठीक ना। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये जो ट्रायंगल है देखिएगा, ट्रायंगल के अंदर ई भी है, एफ भी है, बी भी है, यानी कि ये ट्रायंगल वाला जो है किसको दिखा रहा है बताइए, सांसदों को। किसको दिखा रहा है, सांसदों को। ठीक है, ये जो वर्ग है ध्यान दीजिएगा, वर्ग किसको दिखा रहा है बताइए, मंत्रियों को दिखा रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये जो वृत्त है किसको शो कर रहा है बताइए, महिलाओं को। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा ये है कि दी गई आकृति में त्रिभुज सांसदों को, वर्ग मंत्रियों को और वृत्त महिलाओं को, हमको ऐसा भाग चुनना है जो तीनों में आए। तो ऐसा कौन सा अक्षर है जो तीनों में आ रहा है, यफ ऐसा अक्षर है जो तीनों फिगर में आ रहा है, यानी यफ ऐसा भाग है, भाग को शो कर रहा है जो सांसद भी है, महिलाएं भी है और क्या बताइए, मंत्री भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो तीसरे का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो जैसा कि आपने देखा सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अंकित यादव जुड़े हैं, हेलो, कैसे हैं आप अंकित जी? क्लास को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करिए, ठीक है ना। रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, यूपीपी कांस्टेबल का। चलिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देखिए अब ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित जानकारी पढ़कर दिए गए सवाल का जवाब दें। एक प्रतिष्ठित कंपनी में चयन होने के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं, उम्मीदवार के पास निम्नलिखित अवश्य होना चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर को हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर निर्णय लिया जाता है, ठीक है ना। कि अब देखिए जैसे कहीं चयन होता है ना, कहीं आपका सिलेक्शन होता है तो वहां पे जो अर्हताएं होती हैं, ठीक ना, कुछ आप उनको क्वालिटी चाहिए कंपनी को, तो वो क्वालिटीज यहाँ पे हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि 10वीं और 12वीं कक्षा दोनों में कम से कम 75% प्राप्तांक होना चाहिए। यानी कि जिसको भी कंपनी में चुना जाएगा, प्रतिष्ठित कंपनी में, उसका 10वीं और 12वीं में कितना प्राप्तांक होना चाहिए, 75%। ठीक है, यांत्रिक या सिविल इंजीनियरिंग में कितना होना चाहिए बताइए, 70% प्राप्तांक होने चाहिए, ठीक ना। उसका से ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 8 सितंबर 2016 को उम्र 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए चयन परीक्षा कम से कम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो चयन परीक्षा होगा, यानी सिलेक्शन के लिए जो एग्जाम क्रिएट किया जाएगा, ठीक है ना, वो कितने अंकों का होना चाहिए, 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। एक प्रतिष्ठित संस्थान में सीएडी पाठ्यक्रम पूरा किया होना चाहिए, ठीक है। तो कोई एक उम्मीदवार उपयुक्त सभी मानदंडों को संतुष्ट करता है सिवाय किसके, सी के, यानी कि इन सबको पूरा करता है किसको छोड़ के, सी के। अगर सी वाली योग्यता नहीं है, लेकिन अगर ध्यान दीजिएगा सी वाली योग्यता आपके पास नहीं है, बाकी सारी योग्यता है, लेकिन अगर उसके पास एक प्रतिष्ठित कंपनी में कितने वर्ष का, 1 वर्ष से अधिक का अनुभव हो, तो उनके मामले को कंपनी के प्रबंध निदेशक के पास निर्णय के लिए भेजा जाएगा। मतलब ये हुआ कि आपके पास सारी योग्यताएं हैं और ये सी वाली यानी 25 साल जो उम्र वाला, देखिए यहाँ पे दिया है सिवाय किसके, सिवाय ऑप्शन नंबर सी के, ठीक ना। सारी योग्यता है और सी वाला अगर आपका योग्यता नहीं है तो वहां पे आपको जो नौकरी दिया जाएगा, आपको अनुभव के आधार पर दिया जाएगा कि आपका किसी प्रतिष्ठित कंपनी में 1 वर्ष से अधिक का अनुभव है कि नहीं, ठीक है। फिर ध्यान दीजिए कि दूसरा वाला ध्यान दीजिएगा कि अगर ई वाला आपके पास योग्यता नहीं है, अगर आपने सीएडी पाठ्यक्रम नहीं पूरा किया है, लेकिन कम से कम 30,000 रुपए की राशि का भुगतान करने को तैयार है, यानी 30,000 आप देने को तैयार हैं और स्नातक स्तर में कम से कम 75% अंक प्राप्त किए हैं, तो उनके मामले को कंपनी के अध्यक्ष के पास निर्णय के लिए भेजा जाएगा। यानी इनकी नौकरी, ध्यान दीजिएगा ये जो पहला कंडीशन है, यहाँ पर नौकरी का अधिकार किसको होगा, प्रबंध निदेशक को, ठीक ना, मैनेजिंग डायरेक्टर को। और यहाँ ध्यान दीजिएगा इस मामले में
ये बताइए कंपनी का अध्यक्ष सिलेक्शन कर सकता है, ठीक ना, तो कुछ विशेष कंडीशंस है, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। अच्छा ये वाला क्लियर नहीं दिख रहा है, चलिए ठीक है। क्या आप क्लियर है आप लोग को? चलिए देखते हैं, ध्यान देते हैं। चलिए तो ये सारी चीजें हमने आपको बताया, ठीक है, ये सारे मैटर दिए हैं कि मतलब किसी प्रतिष्ठित कंपनी में चयन होने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, ठीक है। तो चलिए इसको अभी हम बता देते हैं। इसको आप इस तरीके से करिए, सबसे बढ़िया रहेगा। यहाँ पे हम बगल में इसको सारी चीजों को सॉल्व कराते चलते हैं, ठीक। देखिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप एक चार्ट बना लेते हैं। सबसे पहले हम एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर कौन है बताइए, नताशा है। कौन है बताइए? नताशा। नताशा की बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर योग्यताएं जो होती है उसको हम देख लेते हैं, क्या क्या योग्यताएं चाहिए उसको हम ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि 10वीं और 12वीं में, किसमें बताइए, 10वीं में और 12वीं में, 10वीं में और 12वीं में कितना अंक होना चाहिए? 75% अंक होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यांत्रिक या सिविल इंजीनियरिंग में 70% प्राप्तांक होना चाहिए। यांत्रिक में और किसमें बताइए? सिविल इंजीनियरिंग में। सिविल इंजीनियरिंग में मार्क्स कितने होने चाहिए बताइए? 70%, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि 8 सितंबर 2016 को उम्र 25 साल होनी चाहिए, यानी 8 सितंबर 2016 को उम्र कितना होना चाहिए बताइए? 25 साल, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि चयन परीक्षा में कम से कम 60% अंक होने चाहिए, ठीक ना। तो चयन परीक्षा में कितने होने चाहिए बताइए? चयन परीक्षा में 60% अंक होने चाहिए, ठीक, 60% अंक। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एक प्रतिष्ठित संस्थान में सीएडी पाठ्यक्रम किया हो। कौन सा पाठ्यक्रम किया हो? एक प्रतिष्ठित संस्थान में कौन सा कोर्स किया हो बताइए? सीएडी का कोर्स किया हो। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसका बताइए यहाँ पे नताशा के बारे में कि नताशा के अंदर कौन कौन सी योग्यताएं हैं, ठीक है ना। नताशा के अंदर कौन कौन सी योग्यताएं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि नताशा ने 10वीं और 12वीं कक्षा में 80% अंक प्राप्त किए। और अंक कितना चाहिए बताइए? 75% चाहिए, ठीक है। तो चलिए ये योग्यता रखती हैं, ये 12वीं में 10वीं 12वीं में 80 पाई है और होना कितना चाहिए बताइए? 75% अंक। इनकी योग्यता तो है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि 75% अंकों के साथ सिविल इंजीनियरिंग पूरा किया, ठीक ना, और सिविल इंजीनियरिंग में 70% चाहिए, इन्होंने कितना पाया? 75% पाया। तो ये भी योग्यता इनकी है, ठीक है। फिर बोला ये है कि उनकी जन्म तिथि क्या है बताइए? 8/2/1992 है। कितना बताइए? 8/2/1992 या 8 फरवरी 1992 है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि 2016 को उम्र कितना होना चाहिए? उम्र होना चाहिए 25 वर्ष। कितना उम्र होना चाहिए बताइए? 25 वर्ष होना चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ पर 92 है, 92 में हम कितना जोड़ दें? 92 में हम 8 जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1992, तो 8 जोड़ दे, सन 2000 हो गया, ठीक है। और 16 साल और, ठीक है। तो ये बताइए यानी कि उम्र तो है उनका टोटल, ठीक ना, 16 8 कितना बताइए? 24 साल की है, ठीक ना। तो 24 साल की है, तो ये भी योग्यता है। अब ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने चयन परीक्षा में 60% अंक प्राप्त किए हैं। कितने परसेंट अंक प्राप्त किए हैं? 60%। ये भी योग्यता इनके अंदर है। अब ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने कहीं सीएडी का जिक्र नहीं किया है कि उन्होंने सीएडी किया है, सीएडी पाठ्यक्रम उन्होंने पूरा किया है, ऐसा कोई जिक्र नहीं है। तो 10वीं 12वीं में 80% था, यानी 75% वाली योग्यता से अधिक था। सिविल इंजीनियरिंग में कितना है बताइए? 70% चाहिए, इन्होंने 75 पाया है, बहुत ही उत्तम है। फिर जन्म तिथि 1992 है ना,
और 2016 को कितना होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। तो 1992 से सन 2000 के लिए 8 साल हुए और 16 साल और 16 8 वो 24 साल के लगभग है, 24 साल कुछ महीने के करीब हो जाएंगे। तो यानी कि वो भी उम्र है। और चयन के लिए कितना चाहिए बताइए, 60%। 60% उन्होंने पाया भी है, लेकिन सीएडी वाली योग्यता नहीं है। कौन सी योग्यता नहीं है बताइए, सीएडी वाली योग्यता नहीं है। तो सीएडी वाली योग्यता का मतलब क्या है बताइए, सीएडी वाली योग्यता यानी कि यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ई वाला ऑप्शन है, एक प्रतिष्ठित संस्थान में सीएडी पाठ्यक्रम पूरा किया होना चाहिए, ठीक ना। और कोई एक उम्मीदवार उपयुक्त सभी मानदंडों को क्या करता है, संतुष्ट करता है, सिवाय। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे इनके अंदर ए वाली योग्यता है, बी वाली है, सी वाली है, डी वाली है, ई वाली नहीं है। इनके चयन पे क्या होगा, इनके चयन पे पाबंदी लग सकती है, लेकिन यहाँ पर पुनर्विचार कौन करेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साफ साफ दिया दूसरा वाला कंडीशन कि ई के अलावा, ई वाली योग्यता नहीं है, ये बाकी योग्यताएं हैं, लेकिन कम से कम 30,000 रुपए की राशि का भुगतान करने को वो तैयार है। ये ध्यान दीजिए यहाँ पे कि नताशा 30,000 क्या, वो 35,000 रुपए की राशि भुगतान करने को तैयार है। तो ध्यान दीजिएगा कि उनका मामला किसके पास जाएगा, कंपनी के अध्यक्ष के पास जाएगा। और स्नातक में कितना होना चाहिए बताइए, स्नातक में होना चाहिए 75%, ठीक है, वो सारी चीजें सही है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, मामले को किसके पास भेजा जाएगा बताइए, मामले को अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा, ठीक ना। तो यानी उनके अंदर दोनों योग्यताएं हैं, 30,000 रुपए से अधिक की राशि है और स्नातक में 75% है, 75% उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग से किया भी है, ग्रेजुएशन, ठीक है। तो मामले को किसके पास भेजा जाएगा, देखिए यहाँ पे, यहाँ पर जो मामला है, नहीं सॉरी यहाँ पे ऊपर है, लेकिन कम से कम 30,000 रुपए की राशि का भुगतान, यहाँ तो 35,000 उससे भी बेहतर है। और स्नातक में 75% अंक है, वो भी सही है, 75% है सिविल इंजीनियरिंग में। तो उनके मामले को हम भेजेंगे कंपनी के अध्यक्ष के पास। किसके पास भेजा जाएगा, कंपनी के अध्यक्ष के पास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि ई वाली योग्यता नहीं है, तो उनका नौकरी होगा कि नहीं होगा उसका विचार कौन करेगा, उसका विचार कंपनी का अध्यक्ष करेगा, ठीक ना। तो चौथे नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ चौथा क्वेश्चन हो गया। अब ध्यान दीजिएगा पांचवा क्वेश्चन है ना, आदेश ने चयन परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, ठीक ना। तो ये बताइए चयन परीक्षा में 60% चाहिए ना, है ना, कितना चाहिए 60%। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आदेश का चयन परीक्षा में, ये दूसरा जो नंबर है किसका है बताइए, आदेश का है। आदेश ने चयन परीक्षा में कितना पाया, 65% अंक पाया, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा चयन परीक्षा में 65% अंक पाया, और क्या बताइए, आदेश ने चयन परीक्षा में 65% अंक पाया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 75% अंकों के साथ स्नातक किया। तो ध्यान दीजिएगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कितना चाहिए बताइए, 70% चाहिए। कितना चाहिए, 70% चाहिए, लेकिन वो कितना पाया बताइए, 75% पाया है। तो वो भी योग्यता वो रखता है ना, वो भी योग्यता वो रखता है, यानी 65% पाया है। चलिए इसको हम हटा देते हैं यहाँ पे, मतलब ये योग्यता रखा है, कितना पाया बताइए 65%, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब आदेश के साथ और क्या चीजें हैं, उन्होंने एनआईटी में सीएडी पाठ्यक्रम पूरा किया और 25/9/1993 को पैदा हुए। तो कब पैदा हुए बताइए, 25/9/1993। तो 93 से 2016 तक देख लीजिए यहाँ पे, 7 16 कितना 23, 25 वर्ष का उम्र भी है उनका, ठीक ना। 25 वर्ष से उम्र से वो कम है, यानी अधिकतम उम्र 25 वर्ष चाहिए और वो 25 से कम है। आप खुद देख लीजिएगा कि 93 में पैदा हुआ व्यक्ति सन 2016 तक, आप जानते हैं अच्छी तरह कि 25 वर्ष से कम उम्र का ही होगा। तो 25 वर्ष से कम उम्र भी उनका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये भी वो पूरा करते हैं, ठीक है। अब चलिए ध्यान देते हैं अगला, उन्होंने 10वीं में 500 में से 370 अंक प्राप्त किए। तो 500 में से 370, ध्यान दीजिएगा 500 में से 370, तो 5 से काटिए, परसेंटेज में पता चल जाएगा, 5 सते 35 और 5 चौको 20, यानी कितना परसेंट पाया, 74%।
और ध्यान दीजिएगा कि 10वीं और 12वीं में कितना अंक पाना चाहिए, 75% पाना चाहिए। अब वो कितना पाए हैं बताइए, 74%। तो ध्यान दीजिए कि जो ए वाली योग्यता अगर किसी के अंदर नहीं है तो कोई सुनवाई नहीं है। देखिए सी वाली योग्यता नहीं है तो कौन सुनवाई करेगा, कंपनी का प्रबंध निदेशक, ठीक है। और ई वाली योग्यता नहीं है तो जॉब कौन देगा, वहां पे जॉब देगा कंपनी का अध्यक्ष, यानी उसके पास सुनवाई होगी। लेकिन आपने 10वीं और 12वीं में अगर 75% अंक पाया ही नहीं है, ठीक ना, तो कोई सुनवाई नहीं होगी और आपका चयन नहीं होगा, ठीक ना, आपका चयन एकदम नहीं होगा। तो चलिए ध्यान देते हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना, या तो उम्मीदवार का चयन नहीं होना है या दी गई जानकारी अपर्याप्त है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर सी, या तो उम्मीदवार का चयन नहीं होना है या तो दी गई जानकारी क्या है, अपर्याप्त है। चलिए बढ़ते हैं, अगला व्यक्ति कौन है, ध्यान दीजिएगा। अगला व्यक्ति है, अगली जो महिला है कौन है, स्टेला है, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए कि 16/2/2011 को स्नातक पूरा किया। कब पूरा किया बताइए, 16/2/2011 को स्टेला ने स्नातक पूरा किया। उन्होंने 10वीं कक्षा में 80% अंक पाया, ठीक है, तो ये योग्यता तो है, ठीक है, 10वीं में 80% पाया और 12वीं में 75%, ठीक है। तो 12वीं में 75%, यानी 10वीं 12वीं दोनों में कम से कम 75 होना चाहिए, तो ये योग्यता तो उनके अंदर है, ठीक है। उसका से ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में 85% अंकों के साथ स्नातक स्तर पूरी की थी। तो कितने के साथ उन्होंने बताइए, उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में 85% अंकों के साथ स्नातक स्तर पूरी की थी। तो सिविल इंजीनियरिंग ध्यान दीजिएगा, तो 70% चाहिए, उन्होंने कितना पाया बताइए, 85% पाया है। उन्होंने एक प्रतिष्ठित कंपनी में 2 साल से अधिक का अनुभव है। कितने साल का अनुभव बताइए, 2 साल से अधिक का अनुभव है, ठीक। और उन्होंने चयन परीक्षा में 65% अंक हासिल किए हैं। चयन परीक्षा में कितना अंक हासिल किया बताइए, 65%, यानी ये भी सही है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इसमें क्या क्या चीजें सही है। अब देखिए उन्होंने सीएडी पाठ्यक्रम भी पूरा किया है, ठीक। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि सीएडी वाला भी सही है, यांत्रिक या सिविल इंजीनियरिंग में 70% अंक प्राप्त किए, वो भी सही है। चयन परीक्षा में कम से कम 60% अंक होने चाहिए, ये भी सही है। 10वीं 12वीं में दोनों में कम से कम 75% अंक होने चाहिए, ये भी सही है, ठीक ना। बस क्या नहीं है देखिए, वो 25 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और ये लग रहा है कि 25 साल से अधिक है, क्योंकि वहां पर साफ साफ दिया है कि उनकी स्नातक स्तर की पढ़ाई पूरा होने के समय में वो 21 वर्ष के थे। तो बताइए स्नातक की पढ़ाई जब पूरा हुई थी तो कौन सा सन था बताइए, 2011। 2011 में वो कितने साल के हैं बताइए, 21 साल के। आप खुद बताइए, 2011 में अगर वो 21 साल के हैं तो 2016 की बात करते हैं, ये बताइए 5 साल का डिफरेंस है, 21 5 कितना हो जाएगा बताइए, 26, ठीक ना। यानी वो कितने उम्र के हो जाएंगे बताइए, 26 के करीब हो जाएंगे, एग्जैक्ट 26 नहीं, एक मान लिया जाता है, कितने करीब हो जाएंगे बताइए, 26 के। तो ये उम्र वाली योग्यता नहीं है, यानी कि सी वाली योग्यता नहीं है, और सी वाली योग्यता नहीं है तो मामला किसके पास जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा कि अनुभव चाहिए 1 वर्ष का, और यहाँ पर अनुभव कितने साल का है बताइए, 2 साल से अधिक का है। कितने साल का बताइए, 2 साल से अधिक का अनुभव है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ अनुभव 1 ही वर्ष का चाहिए था और इनके पास तो 2 वर्ष का अनुभव है, बहुत ही बढ़िया, ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए ये जो मामला जाएगा किसके पास जाएगा बताइए, कंपनी के प्रबंध निदेशक के पास। किसके पास जाएगा, कंपनी के प्रबंध निदेशक के पास, ठीक ना। तो यहाँ पे मामले को प्रबंध निदेशक के पास भेजा जाएगा, ठीक है ना। तो आपने सारी चीजों को समझ लिया होगा, ठीक ना, उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। तो अंकित यादव ने ऑप्शन नंबर सी, अच्छा नीलम यादव ने बोला आप सब सही है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो क्लास को आप सभी लोग क्लास से सभी लोग आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े रहें, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन बताए जाएंगे बहुत ही बेहतरीन बताए जाएंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को मैं विधिवत सॉल्व कराऊंगा, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। डिसीजन मेकिंग के तीनों क्वेश्चन हो गए, बहुत ही बेहतर तरीके से सारी चीजों को बताए गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का है। देखिए नीचे प्रश्न में 2 कथन और उसके बाद निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथनों में दी गई सभी बातों को सत्य मानना है, फिर सभी निष्कर्षों पर एक साथ विचार करना है और निर्णय लेना है कि उनमें से कौन सा या से निष्कर्ष कथनों में दी गई जानकारी से उचित संदेह से परे तार्किक रूप से अनुसरण करता है, ठीक ना। यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। चलिए तो लग रहा है किसी का आंसर आ गया। अंकित यादव ने आंसर दिया ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही बेहतरीन,
बहुत ही लाजवाब। तो चलिए एक बार हम फिगर बना के भी चेक कर लेते हैं। देखिए, अच्छा अंकित यार तो ने सी बोला है ना, तो निष्कर्ष एक ना ही दो। चलिए देखते हैं। सभी लड़के क्या है बताइए, शेर है। ठीक है, सभी लड़के जो हैं शेर है। ठीक है, तो अक्सर आप देखते हैं कि सभी लड़के अपने आप को शेर मानते हैं, ठीक ना। और यहाँ पर दे भी दिया है कि सभी लड़के क्या है बताइए, शेर है। सभी लड़के शेर है, बड़ा गर्व महसूस होता होगा, ठीक ना, जब हमने बोला सभी लड़के शेर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सभी लड़के शेर है और कोई बस लड़का नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कोई बस लड़का नहीं है। ठीक है, तो कोई बस लड़का नहीं है तो मतलब ये हुआ कि जो बस वाला सर्किल है लड़के वाले सर्किल को स्पर्श नहीं करेगा। ठीक है, ठीक, क्योंकि बोला कोई बस लड़का नहीं है तो दोनों टच नहीं करेंगे, क्योंकि बोला साफ साफ कोई भी बस लड़का नहीं है। ठीक ना, लेकिन पहला क्या बोला था, सभी लड़के शेर है, यानी लड़के वाला सर्किल किसके अंदर हो जाएगा बताइए, शेर के अंदर। लेकिन एक चीज बताइए, पाबंदी किसके लिए है, कोई बस लड़का नहीं है। ठीक ना, तो लड़का नहीं हो सकता, शेर तो हो सकता है ना, शेर वाले को कट कर सकता है। एक फिगर और बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लड़का, ठीक, यहाँ पर शेर, ठीक, कोई बस लड़का नहीं है, शेर तो हो सकता है ना। ठीक, इस फिगर में भी हम बोल सकते हैं कि कोई बस लड़का नहीं है। तो चलिए अब आ जाते हैं, यहाँ बोला है कोई भी बस शेर नहीं है, तो कोई भी बस शेर नहीं है, इससे सही है लेकिन इससे गलत है। ठीक ना, कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय अगर एक से सही आंसर आए और एक से गलत आंसर आए, इसका मतलब वो आंसर नहीं लिया जाता है, उस आंसर को हम नहीं लेंगे। ठीक है, यानी कोई भी बस शेर नहीं है, ये नहीं होगा। ठीक है, दूसरा कुछ शेर लड़के हैं। देखिए, तो ये जो शेर का कुछ हिस्सा जो है वो लड़के हैं, तो हम बोल सकते हैं कुछ शेर क्या है बताइए, लड़के हैं। यानी आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2, यानी सॉरी ऑप्शन नंबर 2 नहीं, निष्कर्ष का दूसरा वाला आंसर होगा। और दूसरा वाला किस में है बताइए, निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बताइए, बी। तो अंकित जी माफी चाहते हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है, कभी कभी गलत हो जाता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बताइए, बी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। क्या भारतीय सरकार को अनाथालयों को सहारा देना चाहिए। देखिए यहाँ पे मजबूत तर्क और क्या देना बताइए, कमजोर तर्क है, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा तर्क ऐसा है जो मजबूत है। तो कथन है, क्या भारतीय सरकार को अनाथालयों को सहारा देना चाहिए। तो देखिए पहला दिया है कि हाँ, खराब आर्थिक और सामाजिक स्थिति सरकार के सहारे की आवश्यकता को इंगित करती है। ठीक है, दूसरा क्या है बताइए, नहीं, फर्जी गैर सरकारी संगठन पनपते हैं और सरकारी धन का दुरुपयोग करते हैं। ठीक ना, तो बताइए 8वें नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए तो मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि यहाँ पर बोला है कि हाँ, खराब आर्थिक और सामाजिक स्थिति सरकार के सहारे की आवश्यकता को इंगित करती है। ठीक ना, ये बताइए अनाथालय बहुत से लोग चला रहे हैं, ठीक ना, और अपने अकेले चला रहे हैं, तो मान लीजिए जो भी अनाथ वहां रहते हैं, ठीक, उनको जीवन यापन खर्चे के लिए अकेले व्यक्ति जो संस्थान चला रहा है उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है ना। इसलिए सरकार के सहारे की तो जरूरत तो है, ठीक है ना, सरकार के सहारे की जरूरत है। ठीक है, ये वाला तर्क भी सही है, पहला वाला तर्क सही है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, नहीं, फर्जी गैर सरकारी संगठन पनपते हैं और सरकारी धन का दुरुपयोग करते हैं। तो अगर तर्क की बात करें तो तर्क में ये भी गलत नहीं होगा। आप देखते होंगे कोई भी योजना के लिए लोग क्या करते हैं, एनजीओ बना के चाहे क्या कुछ भी बना के सरकार से जो धन उगाही करते हैं, लेते हैं किसी और पर्पज में और यूज कहीं और कर देते हैं। ठीक ना, तो वहां धन का दुरुपयोग भी होता है। ठीक ना, वहां धन का क्या होता है बताइए, दुरुपयोग भी होता है। ठीक ना, तो एक ये भी तर्क सही है, तो यहाँ पे तर्क दोनों सही है। कौन कौन सा है बताइए, पहला भी है और कौन सा है बताइए, दूसरा भी है। इसका आंसर कौन हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर डी, यानी तर्क एक और तर्क दोनों मजबूत है। ठीक ना, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 8वें नंबर का ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब बताइए। दी गई आकृति का क्या बताना है बताइए, जल प्रतिबिंब बताना है। तो सभी लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब बनाना है। ठीक है, तो जल प्रतिबिंब जब हम बनाते हैं तो जानते हैं क्या होता है जल प्रतिबिंब में, ठीक है ना। अगर हम सीधे खड़े हैं तो जल प्रतिबिंब में देखिए क्या होगा, हमारा सिर नीचे हो जाएगा, पैर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। यानी कोई भी व्यक्ति जल प्रतिबिंब में क्या हो जाता है, उसका जो फिगर है वो पलट जाता है। फिगर क्या होता है बताइए,
पलट जाता है तो ध्यान दीजिएगा u यहाँ पर सीधा है, क्या हो जाएगा बताइए, पलट जाएगा। 8 पलटेगा, ठीक है ना, तो वैसे ही रहेगा, उसी टाइप का रहेगा। p देखिए, p जो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। 5 की बात करते हैं, ठीक है, तो 5 जो है ऊपर चला जाएगा और ये जो है नीचे, ठीक है ना, ऐसे आ जाएगा। a भी देखिए ऐसे हो जाएगा, ठीक ठीक। और ध्यान दीजिए 7 जो है ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो किस ऑप्शन में, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है u है, 8 है, और कौन है बताइए, b है। यहाँ पर देखिए दाहिने वाला बाएं चला गया, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको उसने पलट दिया ऐसे पूरा, तो ऐसे दाएं बाएं कब होता है, दाएं बाएं होता है दर्पण प्रतिबिंब में। किस में होता है बताइए, दर्पण वाले प्रतिबिंब में, ठीक। तो यहाँ देखिए u उल्टा बस कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में। सारी चीजें देखिए मिल रही है, u8 b ऐसे है, ठीक ना, ठीक। अब ध्यान दीजिए, यानी ये जो p है ऐसे पलट गया है, पलटेगा तो उधर ही तो रहेगा ना यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये 5 ऐसे हो गया, a ऐसे हो गया, 7 हो गया। आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर डी। आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर डी। तो आप सभी लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे 9वें नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर डी। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया अंकित जी, आपने आंसर दिया ऑप्शन नंबर डी, बहुत ही बेहतरीन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक ना, बहुत ही मजेदार मजेदार क्वेश्चन है। अब देखिए, दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। तो आपसे मैं बता दूं कि यहाँ पर जो होता है, ये जो अक्षर जिसके नजदीक होता है वहीं पे क्या होता है बताइए, पलट जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कैसे शुरू करेंगे, यच यहाँ पे है तो यच यहीं पर होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, ये जो के है क्या होगा, पलट जाएगा। तो के पलटेगा तो कैसे हो जाएगा बताइए, के का दाहिने मुंह है, इधर हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान दीजिए 7 जो है ऐसे हो जाएगा। 6 की अगर बात करें तो 6 इधर मुंह है ना, तो 6 का मुंह इधर हो जाएगा। जी का मुंह इधर है, तो देखिए यहाँ पे जी का भी मुंह क्या हो जाएगा, जी का भी मुंह इधर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आई है, फिर ध्यान दीजिए यहाँ पे टी, ठीक है। यहाँ पे क्या बताइए, टी। तो ऐसे फिगर बनेगा। तो देखिए अब कहाँ पर दिख रहा है ऐसे, यहाँ पर दिख कहाँ रहा है बताइए, एच के 7 6 ऐसे हो गया, जी ऐसे, ठीक ना। यानी आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए आपका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। इसमें आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर ए। इसका डी आंसर नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, संख्याओं के संयोजन का चयन कीजिए ताकि उसके अनुसार व्यवस्थित किए गए अक्षरों से एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाए, ठीक ना। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि 1 के लिए आई है, 2 के लिए कौन सा अक्षर है, ई है, 3 के लिए यन है, ध्यान दीजिएगा, और 4 के लिए क्या है, यस है, 5 के लिए क्या है यहाँ पे, ओ है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बनाते चलते हैं, कोई अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। तो 2 के लिए देखिए यहाँ पर ई, 1 के लिए आई है, ठीक है ना, 4 के लिए क्या है बताइए, 4 के लिए यस है, 5 के लिए क्या है, 5 के लिए ओ है, और 3 के लिए क्या बताइए, यन है। ऐसन करके कोई शब्द बन रहा है, इसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक ना। तो वैसे ही 4 1 2 3 5, तो 4 के लिए यस, 1 के लिए आई, 2 के लिए ध्यान दीजिएगा ई, है ना, और 3 के लिए क्या है बताइए, 3 के लिए यन, ठीक है, 5 के लिए ओ। तो ये भी नहीं बन रहा है, कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं बन रहा है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए 3 5 1 4 2, तो तीसरा क्या है बताइए, यन, पांचवा क्या बताइए, ओ, ठीक ना। आई पहला वाला बताइए कौन सा हो जाएगा, आई हो जाएगा। चौथा बताइए यस होगा, दूसरा क्या हो जाएगा बताइए ई। तो नॉइज मतलब जानते ही है, नॉइज मतलब होता है शोर करना, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका अर्थपूर्ण शब्द कौन सा बना, नॉइज बना। यानी कौन सा नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत बढ़िया, अरुण कोई जुड़े हैं, ठीक है, बहुत बेहतरीन, ठीक है। तो किसका आंसर आपने दिया है, हमको लग रहा 10th वाले का दिया है, चलिए बढ़िया है। ये तो 11 वाले का आपका कौन सा हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर सी। तो नॉइज मतलब क्या होता है बताइए, नॉइज मतलब होता है शोर करना, इसका अर्थ निकल रहा है, आप सभी लोगों ने देखा, ठीक है ना। थोड़ा सा लाइट में व्यवधान आ गया है, ठीक है ना, बस हाँ बस कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा सब्र करिए, बस स्टार्ट करते हैं क्लास को। थोड़ा सा लाइट चली गई, अभी बताते हैं बस, ठीक है ना।
चलिए ठीक है, तो बीच में लाइट चली गई थी, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे, अभी हमने बताया, देखिए यहाँ पे कि जो यहाँ पर एक है, ठीक ना, एक नंबर किसको शो करता है, आई को। दो नंबर किसको शो करता है, ई को। तीन नंबर किसको शो करता है, एन को। चार नंबर किसको शो करता है, यस को। पांच नंबर शो करता है किसको, ओ को, ठीक ना। इसका मतलब ये हुआ कि इन संख्याओं की जगह हमको अक्षर रख देना है, ठीक है। तो तीन की जगह ध्यान दीजिएगा, तीन की जगह हमने क्या रखा, एन रखा। पांच की जगह क्या रख दिया, पांच की जगह ओ रख दिया। एक की जगह आई रखा, ठीक ना। चार की जगह देखिए, चार की जगह हमने यस रख दिया, और दो की जगह क्या रख दिया, ई, ठीक ना। तो ये बताइए, ये काम हमने ऊपर भी किया था, लेकिन कोई उसका अर्थ नहीं निकल रहा था। लेकिन जैसे हमने यहाँ पे रखा, तो नॉइज मतलब जानते ही शोर होता है, नॉइज मतलब क्या होता है, शोर। और वही पूछ रहा था कि बताइए कोई अगर अर्थपूर्ण शब्द बनता हो तो, ठीक ना। तो यहाँ पे अर्थपूर्ण शब्द किस वाले में बना बताइए, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक ना। तो आपने देखा कि ऑप्शन नंबर सी में अर्थपूर्ण शब्द बना। चलिए